नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में MPPSC प्री के सिलेबस को अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बुकों के नाम, कुछ बुकों को भी सजेस्ट करूंगा आपको। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि MPPSC परीक्षा जो होती है, प्रारंभिक परीक्षा और इसके बाद राज्य मुख्य परीक्षा होती है, इसके बाद साक्षात्कार होता है, यानी इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। यानी कि आपके जो MPPSC जो होता है, आयोग जो होता है, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, 3 फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एक तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसके साथ फिर होती है आपकी मुख्य परीक्षा, इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने जा रहे हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि MPPSC प्री के बारे में। क्लियर है? तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूँ आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी कि जो MPPSC जो प्री परीक्षा होती है उसके संबंध में आपको याद रखना है कि उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो होता है, जो सामान्य अध्ययन का होता है, वो 2 घंटे, टाइम कितना रहता है उसका, 2 घंटे होता है। इसके अलावा ये 200 अंकों का होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि उसी दिन आपका एक और पेपर होता है और ये पेपर होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, 2 घंटे का होता है और ये भी आपका 200 मार्कों का होता है। क्लियर है? तो ये सामान्य जानकारी आपको ध्यान रखना रहेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करता हूँ मैं सिलेबस के बारे में। मैं पहले ही वीडियो शुरू करने के पहले ही बता दूँ कुछ कि आपका जो सिलेबस है, MPPSC प्री का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड है। कितने यूनिट में? 10 यूनिट आपको याद रखना है। अब चलिए पहले यूनिट देख लेते हैं हम। ये देख पा रहे होंगे आप। जैसे कि पहली यूनिट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास पहली यूनिट में है। मध्य प्रदेश का इतिहास आप देख पा रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति साहित्य इसमें जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको इस यूनिट के संदर्भ में आपको पढ़ना रहेगा मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य पढ़ना रहेगा। कुछ मुख्य बिंदु हैं इसके अंतर्गत, क्या क्या पढ़ना है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, राजवंश पढ़ना है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है आपको, मध्य प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था ये भी पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएँ, स्थापत्य कला क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना है, बोलियां पढ़ना है ना। इसी के संदर्भ में पढ़ना, फर्स्ट यूनिट के संदर्भ में ही। और इसके अलावा प्रदेश के प्रमुख त्यौहार पढ़ना, लोकगीत, लोक कला, लोक साहित्य, और यही आपको पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियों के बारे में। पर्यटन पढ़ना है, धार्मिक स्थल पढ़ना है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ना है। तो ये जो पहला यूनिट है साथियों, जो आपकी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला यूनिट है अर्थात MPPSC प्री का, इसमें मैं अगर आपसे बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बुक से आप कवर कर सकते हैं, जिसका आप ये मध्य प्रदेश की MP GK की कोई भी बुक ले सकते हैं, जिसमें परीक्षा धाम पुणेकर है। ये बुक आप कोई भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें से पहला यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा उसमें। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति आपको यहाँ से कवर करना है। MP GK की कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं पहले यूनिट के लिए, याद रखिएगा। क्लियर है? चलेगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट। ये आप सेकेंड यूनिट देख पा रहे होंगे, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि MPPSC प्री का जो पहला पेपर है वो टोटल 10 यूनिट में बटा हुआ है। तो हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं बात इसकी। अब देखिएगा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के संदर्भ में आपको ये भी पॉइंट क्लियर किए गए हैं, क्योंकि MPPSC जब भी पेपर बनाता है तो एग्ज़ाम का जो पेपर आता है, जो पेपर आपको देखने को मिलेगा वो सिलेबस पे ही रहता है बेस, सिलेबस पर ही बेस होता है। सिलेबस से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आता है। इसीलिए जो भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट आपको अध्ययन करना है साथियों, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में बैठने के पहले, एग्ज़ाम की तैयारी करने के पहले नंबर आप MPPSC का सिलेबस आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। तो देखिएगा पहला टॉपिक यहाँ पर है, इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास में भारत के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ये देख पा रहे होंगे आप, है ना। इसके अलावा इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पढ़ना है आपको, इसकी प्राचीन और मध्यकालीन भारत की। और इसके अलावा साथ में घटित घटनाएँ पढ़ना है आपको। और साथ ही में आपको याद रखना है यहाँ की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएँ, है ना। प्राचीन भारत और इसके अलावा मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं पढ़ना है आपको। इसके साथ में आपको बता दूं कि एक सेकंड जो पॉइंट है, आपको 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो सामाजिक जो सुधार आंदोलन जो चालू किए गए थे साथियों, उनके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। इसके अलावा साथ में आपको ये पॉइंट देख पा रहे होंगे, स्वतंत्रता संघर्ष, भारत राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति वगैरह के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा साथ में आपको याद रखना पड़ेगा स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, है ना। एकीकरण कैसे किया गया भारत का, है ना। सरदार वल्लभ भाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना होगा आपको।
तो इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा जिसमें आप NCERT बेस्ड है बुक, NCERT बेस्ड महेश बड़वाल की बुक आती है हिस्ट्री की, आप वहाँ से इन टॉपिकों को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। अब थर्ड यूनिट याद रखिएगा 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर में, 10 यूनिट का संदर्भ में अगर PPSC जो डिवाइड करता है नंबरों की बात करें तो हमने बताया कि 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन एक यूनिट से पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है, लगभग मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा आयोग ने नहीं बताया है, लेकिन अपने थ्रू बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश का भूगोल देखिएगा, मध्य प्रदेश का भूगोल यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। पहली यूनिट में हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश के बारे में ही, और थर्ड यूनिट में ही बता रखा है आयोग ने कि आपको मध्य प्रदेश का भूगोल यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें से आपको मध्य प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में पढ़ना रहेगा मध्य प्रदेश के वन, यहाँ पर मध्य प्रदेश की वन पढ़ना है, वन उपज पढ़ना है, वन्य जीव पढ़ना है, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है, मध्य प्रदेश में परिवहन पढ़ना है ना, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई व सिंचाई परियोजना, विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। इसके अलावा साथ ही में इसी यूनिट में पढ़ना है आपको मध्य प्रदेश, ये देख पा रहे होंगे लास्ट पॉइंट इस पे, मध्य प्रदेश की कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ना है। टू द पॉइंट पढ़ना है, इसलिए सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको, है ना। MPPSC जब भी प्रश्न देता है तो सिलेबस पर ही बेस होते हैं, सिलेबस के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाता है, ये व्यापम नहीं है, यहाँ सिलेबस पर ही आधारित प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है साथियों। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़िएगा। चलिए इसके लिए मैं बुक बता दूं आपको कि थर्ड यूनिट के लिए बुक आपको MP GK की कोई भी बुक, जैसे परीक्षा धाम, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, परीक्षा धाम, पुणेकर, है ना, बहुत सारी बुकें हैं, आप ले सकते हैं कोई भी, और उसमें ही आपको मध्य प्रदेश का भूगोल देखने को मिल जाएगा साथियों। तो वहाँ से आप मध्य प्रदेश का भूगोल भी कवर कर सकते हैं। चलिएगा अब फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें फोर्थ यूनिट में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बताया हमको कि आपको पढ़ना रहेगा भारत एवं विश्व का भूगोल। अब भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है, इसमें विश्व के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, विश्व के भूगोल में सब कुछ नहीं पढ़ना, उसमें क्लियर कर रखा है ना। और भारत के भूगोल में क्या पढ़ना वो भी क्लियर कर रखा है। देखिए ये पॉइंट में थोड़ा आपको बता दूं, ये आप देख पा रहे होंगे कि भारत ये भौतिक भूगोल पढ़ना है आपको, जिसमें से भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश पढ़ना है, जैसे भारत के भौतिक विभाजन पढ़ना है, भारत का भौतिक विभाजन पढ़ना है, जलवायु वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट में बताया है कि इसमें आपको पढ़ना है वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी वगैरह पढ़ना है आपको, है ना। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा सामाजिक भूगोल पढ़ना है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आपको ये पॉइंट आपको पढ़ना रहेगा, जिसमें जनसंख्या संबंधी, जनसांख्यिकी मतलब जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ना रहेगा आपको इसमें, है ना। ये जो पॉइंट है ना, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, इंडिया के संदर्भ में बात की जा रही है, भारत के संदर्भ में पढ़ना है आपको। इसके अलावा बात कर रहे हैं आर्थिक भूगोल की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। इसमें आपको प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन के बारे में पढ़ना है, जिसमें यातायात आएगा, यातायात के साधन आ जाएंगे, आपके उद्योग वगैरह आ जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कवर करना रहेगा यहाँ से। विश्व के भूगोल में ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, विश्व के भूगोल में 3 पॉइंट आपको पढ़ना है। सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेस तैयार करना है, और इसके अलावा आपको ये जो पॉइंट दिए गए हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है तैयारी के दौरान। विश्व के महाद्वीप पढ़ना है, देश पढ़ना है, महासागर पढ़ना है, नदियाँ और पर्वत पढ़ना है। विश्व के भूगोल की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी। इसके अलावा विश्व की प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना, जिसमें कोयला संसाधन वगैरह आएंगे, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और इसके अलावा परंपरागत जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना रहेगा आपको। क्लियर है? चलिएगा, तो इसके लिए मैं बुक बता दूं आपको, बुक का नाम आप नोट कर सकते हैं, दृष्टि IAS की बुक आती है, बेहतर तरीके से उसमें भारत और विश्व का भूगोल है, तो आप इसके लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसमें पॉइंट टू पॉइंट भी एग्जिट दिए गए हैं। तो एक बुक का नाम है दृष्टि IAS, है ना, दृष्टि IAS दृष्टि संस्थान निकालता है, और ये बुक आप ले सकते हैं और इस यूनिट को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, जिसमें से आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल देखने को मिल जाएगा आपको। चलेगा, अब देखिएगा 5th यूनिट की बात कर रहे हैं। 5th यूनिट में देखिएगा, 5th यूनिट में आपको पढ़ना है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, और इसी में देखिए पार्ट A दिया है, पार्ट B दिया है। तो इसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी क्लियर कर दिया है आयोग ने, है ना। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पढ़ना है, जिसमें से आप राज्यपाल पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, है ना, हाई कोर्ट पढ़ेंगे।
इसके अलावा हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, आप सभी जानते हैं, नगरीय प्रशासन वगैरह, इन दोनों के बारे में अध्ययन करना है पार्ट ए में। यानी 5th यूनिट में आपको पार्ट ए बताया गया है कि आपको ये पढ़ के आना है। इसके अलावा मैं बात करूं 2nd यूनिट की, तो 2nd यूनिट में ही बताया गया है कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको पढ़कर आना है, ये कहा है हमसे आयोग ने। तो मध्य प्रदेश की जननांकी मतलब जनगणना के बारे में आपको पढ़ना है ना। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास पढ़ना है और मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ना है। साथ में बता दूं कि मध्य प्रदेश की यहाँ पर जनजातियाँ भी आ जाएंगी, शेड्यूल ट्राइब आएंगी आपके, इसी के संदर्भ में आएंगी, अर्थव्यवस्था में ही आती हैं। तो अर्थव्यवस्था भी आपको बेहतर तरीके से यहाँ कवर करनी होगी। और ये जो टॉपिक है आपको मिल जाएगा MPGK की कोई भी बुक आप उठाइएगा, मार्केट में बहुत सारी बुकें चल रही हैं, है ना, जिसमें से आप ये ट्रेंड में है परीक्षा धाम, इसके अलावा पुणेकर मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन बुकों में आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, बेहतर तरीके से वहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिएगा, अब मैं 6 यूनिट की बात करूँ तो 6 यूनिट में आपको याद रखना है, 6 यूनिट का नाम है भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी हमसे आयोग ने ये कहा है कि भारत का संविधान और शासन प्रणाली पढ़िए आप, लेकिन उसके अंदर भी क्या पढ़ना है आपको, ये टॉपिक दिए गए हैं, है ना। अब आपको सारी की सारी बुक रटने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक उठाइए और इन टॉपिकों को पढ़िए आप। जिसमें से हमसे कहा गया है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 पढ़ना है। देखिए, बहुत सारे हमारे ब्रिटिश शासन काल में बहुत सारे अधिनियम बनाए गए थे। अब उसमें देखकर आपको ये नहीं देखना है कि कौन कौन से अधिनियम आपको पढ़ना है, क्योंकि शासन व्यवस्था है इसमें, तो शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत सारे अधिनियम बनाए थे ब्रिटिश शासन ने। उन सारे अधिनियमों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमसे आयोग ने ये कहा कि 1919 का एक्ट पढ़िए और 1935 का एक्ट पढ़िए आप। क्लियर है। और संविधान में आपको पढ़ना है यहाँ पर संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। संविधान सभा क्लियर कर रखा है कि संविधान सभा पढ़ के आइए, हम एक प्रश्न पूछेंगे संविधान सभा से। इसके अलावा मैं बात बता दूं आपको, 3rd पॉइंट में कहा है कि संघीय कार्यपालिका पढ़ना है आपको, ये भी क्लियर कर रखा है आयोग ने। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद के बारे में भी पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये 3rd पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP है ना, ये आपको सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन पढ़ना, आर्टिकल 368 वगैरह ये पढ़ना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ जो लास्ट पॉइंट 2 हैं आपके, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था इसी में है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग विकास में विदेशी व्यापार, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये टॉपिक आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था की कोई भी सामान्य सी बुक आप लेंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि महेश बणवाल की ही बुक है, उसमें भी आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से देखने को मिल जाएंगे। 2 ही टॉपिक है इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग विकास और विदेशी व्यापार, आयात निर्यात देखना है आपको। भारत के संबंध किससे हैं, किसको ज़्यादा आयात करता है, किससे निर्यात करता है। इसके अलावा वित्तीय जो संस्थाएं, जिसमें से RBI वगैरह के बारे में पढ़िए, सेबी के बारे में पढ़िए, है ना। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करिए गहराई से, है ना। गैर बैंकिंग जो वित्तीय संस्थान है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई भी अर्थव्यवस्था की बुक देखिए, उसमें आपको सामान्य रूप से ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो ये जो है आपके 6 यूनिट हो चुकी। अब 7 यूनिट में बात करते हैं। 7 यूनिट में हमसे कहा है कि विज्ञान एवं पर्यावरण है। अब विज्ञान एवं पर्यावरण बहुत बड़ा टॉपिक है, देखिए, है ना, जिसमें से आपको इसमें पॉइंट दे रखा है आयोग ने कि आप इस पॉइंटों को अध्ययन करके आइए, हम यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, क्लियर कर रखा है आपको, है ना। यहाँ से भटकाव वाली कोई चीज़ नहीं कि आप विज्ञान और पर्यावरण में बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करिए। आप इन टॉपिक को निकालिए और बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। जिसमें से आपको बताया कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़िए, जो मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल जो साइंस के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको पढ़ के जाना है आपको। इसके अलावा साथ साथ मैं बता दूं आपको कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान जैसे CSIR वगैरह है ना, IIST है, ये बड़े बड़े संस्थान हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। उपग्रह और सैटेलाइट के बारे में अध्ययन करना है ना। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, अलग से टॉपिक आता है, उसके लिए परीक्षा धाम ही एक नए बुक यूनिट निकालता है। 7 यूनिट की बुक निकाला है परीक्षा धाम ने, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए, 7 यूनिट के लिए। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण में क्या पढ़ना है आपको, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है, पोषण, आहार और पोषक तत्व, तीनों चीज़ें कवर करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, है ना, याद रखना है ये पॉइंट आपको विशेष रूप। देखिए, सिलेबस को बेहतर समझना होगा। मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि सिलेबस ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे की तैयारी कैसे कर पाएंगे आप। तो मानव शरीर की संरचना पढ़ना है। इसके अलावा कृषि उत्पाद तकनीकी पढ़ना है ना। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या तकनीकी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में, ये नवीन डेटा है, नवीन डेटा के अंतर्गत आपको तैयार करना पड़ेगा।
खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग वाला टॉपिक है ये भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में आपको ये बताया गया है कि स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं और उनके प्रबंधन के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 8वीं यूनिट यानी 8 नंबर की जो यूनिट है आपकी उसके बारे में देखिएगा। देखिए 8 जो यूनिट है आपकी ये करंट पर बेस है, करंट अफेयर, जिसे आप बोल सकते हैं कि नेशनल एंड इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है ये आपको एक अभी भी जो ट्रेंड में भी जो बुक चल रही है स्पीडी का नाम आपने सुना होगा। स्पीडी में लगभग यहाँ से जो कंटेंट है लगभग देखने को मिल जाता है ना। तो यहाँ के लिए जो बुक है आप स्पीडी रेफ़र कर सकते हैं या कोई भी मार्केट में जो भी करंट अफेयर की जो बुक है वो आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें से आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो देख लीजिए आप, है ना। ये देखिएगा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान पढ़ना है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा महत्वपूर्ण घटनाएं। महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, करंट अफेयर। आप देख सकते हैं स्पीडी एक बुक आती है मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी आपको। इसके अलावा और भी कई सारी बुकें आती हैं, वहाँ से भी यहाँ ये यूनिट को कवर कर सकते हैं। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में पढ़ना है आपको। क्रिकेट जैसी कई सारी संस्थाएं हैं, है ना। और इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं के बारे में, ये सारी का सारा जो टॉपिक है ना ये 8 यूनिट है, पूरा करंट अफेयर पर बेस्ड है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 9 यूनिट की बात करते हैं। देखिए आयोग ने हमसे कह रखा है कि आप 9 यूनिट के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़िए। अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या क्या पढ़ना है वो भी क्लियर कर रखा है, ये टॉपिक आप देख सकते हैं ना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अलग से ही बुक आती है, आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ना है आपको, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और ऑफिशियल यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आईवी के बारे में पढ़ना है आपको, है ना। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में पढ़ना है, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। अब लास्ट यूनिट है आपकी 10 यूनिट है, ये लंबा यूनिट है। हालांकि देखिए सवाल जब पूछे जाने की संभावना प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है ना। जिसमें से आपको ये जो यूनिट है नया जोड़ा गया है इसको विशेष रूप से प्रिपेयर करना होगा आपको, है ना। तो देखिएगा इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। इस यूनिट में हमसे ये कहा रखा है आयोग ने कि भारत का निर्वाचन आयोग पढ़िए, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़िए और साथ में आप संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी एमपीपीएससी के बारे में अध्ययन करिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कैग के बारे में, नीति आयोग के बारे में, मानवाधिकार आयोग के बारे में, यानी सारे लगभग जो आयोग हैं वो कंप्लीट आयोग आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कई सारी बुकें मार्केट में अवेलेबल है, पुणेकर निकालता है, बहुत सारी बुकें आपको मिल जाएगी मार्केट में। और इसके अलावा महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं SC ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC आयोग, यहाँ पर सूचना आयोग की बात कर रहे हैं, सतर्कता आयोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में जिसकी स्थापना की गई थी, खाद्य संरक्षण आयोग, है ना। ये सारे टॉपिक आपको कवर करना रहेगा। अलग से इसकी बुक आती है मार्केट में, आप देख सकते हैं मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये सारी की सारी 10 यूनिट आपको बेहतर तरीके से कवर करनी होगी। ये आयोग ने हमको ये सिलेबस डिज़ाइन करके दिया है, बेहतर सिलेबस है। आप 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर। अभी तो हमने बात की थी जो प्री जो एग्ज़ाम होता है वो जो 2 पेपर होते हैं, इसके फर्स्ट पेपर से मेरिट बनती है। इसके अलावा सेकंड पेपर होता है जो पासिंग मार्क होता है, उसकी बात कर लेते हैं हम। चलिए सेकंड पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखिएगा द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है आपका समान अभिरुचि परीक्षण का होता है, जिसमें आपको ये टॉपिक कवर करना रहेगा। ये जो आप देख पा रहे होंगे बोधगम्यता, संचार कौशल और व्यक्तिगत कौशल पढ़ना पड़ेगा। तार्किक कौशल में विश्लेषण पढ़ना है, निर्णय लेने की समस्या समाधान और सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यान, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। और हिंदी भाषा में बोधगम्यता यानी 10वीं तक वो जो स्टैंडर्ड है 10th स्टैंडर्ड तक का ही पूछा जाएगा आपसे। तो ये टॉपिक आपको सेकंड पेपर में आपको कवर करना रहेगा साथियों। चलिए तो वो वीडियो कंप्लीट होता है साथियों। और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।